हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को और आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं जो है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य। ये चैप्टर 1 है। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के, और फाइनली जो लास्ट में हम पढ़ेंगे वो है कि बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रेड में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। The necessity of supply goods and services has led to certain activities being undertaken by people to produce and sell what is needed by others. Business is a major economic activity in all modern societies as it is concerned with the production and sale of goods and services to needy people. ये कह रहे हैं कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, हम सभी को अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए वस्तु और सेवाओं की जरूरत पड़ती है, गुड्स और सर्विसेज की जरूरत पड़ती है सभी। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं गुड्स और सर्विसेज की, वो कुछ एक्टिविटीज को जन्म देती है। यानी जब हमें डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की जरूरत है, वस्तु और सेवाओं की जरूरत है, तो इससे एक जरूरत होती है कि उन्हें कौन बनाएगा या कौन हमारे पास भेजेगा या किसके द्वारा हम उन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे या खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की, वो कुछ एक्टिविटीज को यानी कुछ काम काजों को पैदा करती है। ठीक है, जैसे कि इनको बनाएगा कौन, इनको उत्पादन कौन करेगा, इनको बेचेगा कौन, और ये किन के लिए जरूरी है। दोबारा से, जो लोग जिन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उन वस्तुओं को हासिल करने के लिए सबसे पहले उन वस्तुओं को बनाना पड़ेगा ना। फिर जब ये वस्तुएं बनेंगी तो उन वस्तुओं को कौन बेचेगा। ये कुछ एक्टिविटीज है जो जन्म हुई इन नीड और वांट से, जो लोगों की जरूरतें हैं अलग अलग प्रोडक्ट सर्विसेज की। तो यही कह रहे हैं कि बिजनेस एक बहुत ही मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है आज के आधुनिक समाज में। आज के जो ये समय चल रहा है, इसमें जो बिजनेस है, व्यापार है, वो बहुत ही बड़ी आर्थिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं को बनाया जाता है, वस्तुओं को बेचा जाता है उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत है। दोबारा से, आज के समय में क्या है, बिजनेस क्यों किया जाता है। जैसे एक फैक्ट्री है, माल बनाती है, एक दुकानदार है, माल बेचता है। ठीक है, एक ट्रांसपोर्टेशन वाला है जो उस माल को डिलीवरी करता है, या डिलीवरी बॉय है जो माल को डिलीवर करता है। ये सारी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आखिर उद्योग और वाणिज्य का क्या इतिहास है, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया टू इवॉल्व एज अ मेजर एक्टर इन इकोनॉमिक वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। व्यापार और वाणिज्य, इसने प्राचीन भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना दिया था। प्राचीन समय में, उस समय शुरुआती दौर में, जब हम एक सोसाइटी या समाज का शुरुआत हुई थी कई हजारों सालों पहले, भी भारत व्यापार और उद्योग में एक बहुत ही बड़ा केंद्र हुआ करता था पूरी दुनिया में। कॉमर्शियल सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर सम एग्जांपल फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम। उस समय व्यापार के केंद्र के तौर पे कुछ व्यापारिक शहर थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो। वो उस समय के बड़े व्यापारिक केंद्र थे भारत के लिए। भारत में मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दो ऐसे शहर थे जो एक बड़े व्यवसायिक केंद्र प्राचीन समय में हुए। These civilization had established commercial connection with Mesopotamia and traded in gold, silver, copper, gemstones, beads, pearls, seashells, etc. और ये जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो व्यापारिक केंद्र थे, इन्होंने अन्य देशों से, उस समय के जो देश थे जैसे मेसोपोटामिया था, वहां से भी अपने व्यापारिक रिश्ते क्या कर दिए थे, स्टैब्लिश कर दिए थे। यानी उस समय भी मेसोपोटामिया, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा, इनके बीच में जो थे व्यापार शुरू था, लेन देन शुरू था। और जो व्यापार वाली चीजें थी वो थी सोना, चांदी, तांबा, रत्न
मोती, सीप वगैरह, वो क्या करते थे, वो इन चीजों का लेन देन व्यापार करते थे, खरीद फरोख्त करा करते थे उस समय। देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड वेट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग दैट टाइम, और इस समय अलग अलग तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वस्तुओं की मात्रा या वजन करने के लिए, और व्यापार के अलग अलग तरीके जो थे प्राचीन समय में थे। कुल मिला के अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो हमने इस स्लाइड में ये पढ़ा कि प्राचीन समय से ही भारत एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे जो शहर थे वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इन्हीं शहरों से मेसोपोटामिया जैसे देशों में व्यापार किया जाता था। सोना, चांदी, तांबा, रत्न, मोती, सीप वगैरह के जो व्यापार है उस समय बहुत उत्कृष्ट से किया जाता था। और उस समय जो वस्तुओं का जो मेजरमेंट करने के लिए जो मेथड थे वो भी अलग अलग इस्तेमाल होते थे। ठीक है, कुल मिला के हम ये कहें कि जो आज के समय में व्यवसाय कर रहे हैं उसकी शुरुआत कई हजारों साल पहले भारत में हो चुकी थी, जिस फॉर्म में हम आज देखते हैं अपने बिजनेस को। अब आते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। हम बात करें भारत की पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के बारे में, यानी भारत में जो पहले समय से जो बैंकिंग सिस्टम चला आ रहा है वो कैसा था, इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। As economic life progressed, metallic money has been introduced, which in turn accelerated the economic activities. जैसे जैसे प्राचीन समय की बात करें, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, यानी लेन देन खरीद फरोख्त में वृद्धि हुई, कोई माल बनाता था, कोई माल उससे खरीदता था, कोई अपनी जरूरत के लिए फिर से उस माल को खरीदता था, इस्तेमाल करता था। सीधी बात है, पैसों का लेन देन बढ़ा। तो किसकी शुरुआत हुई? शुरुआती दौर में मेटेलिक मनी, धातु से बने हुए सिक्कों की, सोने चांदी के सिक्कों की, तांबे के सिक्कों की, कांसे के सिक्कों की, इन सारी जगह यानी मेटेलिक जो मेटल्स हैं, मेटल्स के कॉइन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इकोनॉमिक लाइफ बदली, लोगों का आर्थिक जीवन बदला, मेटेलिक मनी जो है वो लोगों ने उपयोग करना शुरू किया चीज़ों के खरीदने के लिए और बेचने के लिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की रफ्तार बढ़ गई, यानी आर्थिक लेन देन खरीद फरोख्त जो है वो तेजी से उत्पादन हुआ, बेचना या खरीदना हुआ, उसमें काफी रफ्तार बढ़ी। डॉक्यूमेंट्स सच एज हुंडी एंड चिट्ठी वर इन यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शंस इन विच मनी पास्ड फ्रॉम वन हैंड टू हैंड। उस समय कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे आज चेक होता है या ड्राफ्ट होते हैं, उस समय हुंडी, उस समय यानी प्राचीन समय का अगर हम कह सकते हैं तो एक लोकल भाषा का यानी वहाँ की स्थानीय भाषा का लिखा हुआ एक चेक होता था। ठीक है, ऐसे ही चिट्ठी होगी। तो उस समय ये ऐसे कागज थे, ये ऐसे सबूत थे जिनसे पूरा व्यावसायिक लेन देन होता था, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में हुंडी या चिट्ठी का इस्तेमाल किया जाता था व्यापार के लेन देन के लिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे हुंडी की अगर हम बात करें डिटेल में, जो हमने कह दिया कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज यूज इन ओल्ड टाइम्स which involved a contract that warrants the payment of money, a promise or an order in which unconditional and can be exchanged through transfer by valid negotiation. कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे हमने कहा कि उस समय भी कुछ कागजातों का इस्तेमाल किया जाता था, खासतौर पे हुंडी और चिट्ठी का, जिसके द्वारा जो है व्यावसायिक लेन देन किए जाते थे। तो इसमें एक्सप्लेन करें कि हुंडी होता क्या। हमने कहा हुंडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ करता था जिसमें आदेश दिया जाता था या बताया जाता था कि किसी को पैसे दिए जाने हैं। ठीक है, दो लोगों के बीच में आपसी सहमति होती थी इस बात की कि जो वो हुंडी यानी जो कागज है, ये पेपर है जिस पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसको किस तरीके से भुगतान किया जाएगा जब पैसे लेने की बारी आएगी। दोबारा से कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज used in old times which involved a contract that warrants the payment of money or a promise or order in which unconditional and can be exchanged through transfer by valid negotiation। कह रहे कि ये हुंडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, एक ऐसा कागज था जो खरीद फरोख्त एक्सचेंज करे, सेल परचेज के लिए काम में आता था, और जो एक ऐसा अनुबंध था जो किसी व्यक्ति को ये वादा करता है या आदेश देता है कि जिसके पास बिना किसी शर्त के
जिसके पास ये कागज है उसे पैसा दे दिया जाए। दूसरी बात है, इस कागज की एक वैधानिक मान्यता थी। इसका मतलब कि सिर्फ दो लोगों के बीच में ही नहीं, जिस एरिया या जो व्यापारिक लेन देन हो रहा है अलग अलग जगहों पे, जैसे हमने बोला कि हड़प्पा मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार होता है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया में जो ये कागज हैं ये वैधानिकता दोनों को ही इसके ऊपर सहमति थी। तो इस तरीके से चीजें क्या होती थी कि व्यापार के लिए इन कागज का हुंडी का प्रयोग किया जाता था। अब आते हैं इन एंशियंट टाइम्स मैनी ट्रेड सेंटर्स वर डेवलप्ड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लाइक पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मिथिला, मधुराम और सूरत एक्सेट्रा। ये भी बताया जा रहा है कि अगर प्राचीन समय में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में हम हुंडी का इस्तेमाल कर रहे थे, चिट्ठी का इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी बात करी, मेटेलिक मनी का इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी बात करी हमने, और ये भी बताया कि प्राचीन समय में जो हमारे व्यवसाय के केंद्र थे भारत में, उसमें जो बड़े नाम थे जो विकसित हो गए थे, जहां से आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है, वो जो बड़े नाम थे उनमें पाटलिपुत्र एक बड़ा नाम था जहां से व्यापार किया जाता था। पेशावर पाकिस्तान में है, वहां से भी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ऐसे इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान दिल्ली है एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इसके अलावा मिथिला मिथिला बिहार और मधुरम और सूरत गुजरात में है। ये कुछ उस समय के क्या थे, बड़े व्यापारिक केंद्र थे जहां पे व्यावसायिक लेन देन के लिए हुंडी या चिट्ठी का इस्तेमाल किया जाता था और मेटेलिक मनी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, बढ़ रहे आगे आते हैं हुंडीज प्रैक्टिसेस बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटी। उस समय के जो व्यावसायिक व्यापारी थे, व्यापारिक समुदाय, भारतीय व्यापारिक समुदाय थे, वो हुंडी के कितने टाइप यानी कितने प्रकार थे जिनका प्रयोग करते थे। यानी देखो, व्यापार में अलग अलग तरीके के लेन देन होते हैं, तो अलग अलग लेन देन में अलग अलग तरीके की हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। तो हम उन्हीं हुंडी के टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड में कि भाई वो कौन कौन से टाइप थे हुंडी के जो इस्तेमाल होते थे। जैसे पहला था धनी जोग। धनी जोग एक ऐसी कैटेगरी थी हुंडी की, वैसे ये दर्शनी थी, दर्शनी का मतलब है जिसके पास वो पेपर है, हुंडी वाला पेपर है, पेबल टू एनी पर्सन, यानी जिसके पास भी वो पेपर है वो उसको पैसा दे देंगे, यानी किसी भी व्यक्ति को वो पैसा दे दिया जाता था। नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट। और जो भी व्यक्ति, सीधी बात है कि जो भी व्यक्ति हुंडी को अपने पास जिसके पास होती थी उसे ही भुगतान कर दिया जाता था, और भुगतान पाने वाले की कोई भी जवाबदेही नहीं होती थी, क्यों क्या कैसे ही उसको बाद में चुकाना है जैसे कोई स्थिति नहीं थी। जो भी पेपर लेके जाएगा वो पैसा रिसीव कर लेगा और उसे कोई जवाबदेही नहीं होगी, यानी उसको बाद में चुकाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, एटसेट्रा। दूसरा था सहयोग। ये भी दर्शनी था। दर्शनी का मतलब है कि पेपर को प्रोड्यूस करके, यानी ये जो भी बियरर ऑफ ऑप्शन के साथ है कि भाई अगर आपके पास वो पेपर है तो पैसा मिल जाएगा। दर्शनी का मतलब ये होता है कि इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पेपर, यू आर ऑथराइज्ड टू गेट मनी, गेट सम रिटर्न ऑन दैट। यानी अगर आपके पास वो पेपर है, दर्शनी हुंडी की बात कर रहे हैं हम, दर्शनी हुंडी का मतलब कि अगर आपके पास वो पेपर है तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। तो दूसरा था सहयोग। सहयोग है पेपर टू स्पेसिफिक व्यक्ति, समवन रिस्पेक्टेबल, लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड द पेमेंट। देखो, सहयोग एक ऐसी तरीके का हुंडी था जो किसी सम्मानित व्यक्ति को, समाज के काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ये हुंडी इसके लिए जारी की जाती थी। हाँ, इस हुंडी से जो मिलने वाला पैसा था, ये जो व्यक्ति इस हुंडी के अगेंस्ट में पैसा ले पाता था, सम्मानित व्यक्ति, उसकी जवाबदेही बनती थी। जवाबदेही का मतलब है कि वो पैसा क्यों लिया रहा है और उसके अगेंस्ट में क्या वो सर्विसेज देने वाला है, जैसी चीजें। डेफिनेटली ये सर्विसेज के अगेंस्ट में होकर गई। तीसरा था फरमान जॉब। फरमान जॉब था पेबल टू ऑर्डर, यानी एक ऐसा जॉब कि जिसके नाम की हुंडी वो है, केवल उसी को वो पैसा मिलेगा, बाकी किसी व्यक्ति को वो पैसा नहीं मिलेगा जिसके नाम का है। देखन हार। देखन हार एक ऐसी हुंडी थी जो बियरर ऑफ ऑप्शन के साथ आती थी कि उसमें जो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को लेके जाएगा, ठीक है, उसे वो पैसा मिल जाएगा। डेफिनेटली बियरर ऑफ ऑप्शन का मतलब ये होता है सेल्फ का चेक, जैसे आज का है हमारा, वैसा कि आपके नाम का दे दिया गया है चेक, आप किसी को भी भेज दीजिए, वो पैसा रिसीव करा लीजिए। दानी जोग ये मुद्दती होता था। मुद्दती का मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, यानी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, एक पर्टिकुलर सीजन के बाद एक डेट मेंशन होती थी,
उसके बाद मुद्दती का मतलब ये होता है। तो ये जो हुंडी है एक मुद्दती हुंडी थी। इसका मतलब है कि इसकी पेमेंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बीतने के बाद या पर्टिकुलर डेट में भुगतान किया जाता था। और देखते हैं क्या था ये, पेबल टू एनी पर्सन, ये पैसा जो था धनी जोग था, ये पैसा, ये हुंडी किसी की भी पेमेंट हो सकती थी। नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड द पेमेंट बट पेमेंट ओवर अ फिक्स्ड टर्म। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस पैसे को पाता था उसके कोई जवाबदेही नहीं बनती थी, लेकिन हाँ पैसा एक निश्चित समय के बाद ही भुगतान होता था। बस ये अंतर है धनी जोग का। ये मुद्दती वाला है। ऐसे ही था फरमान जोग में पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म, इसमें भी था एक निश्चित समय के बाद पैसा देने का आदेश दिया जाता था कि एक निश्चित समय 2 महीने 3 महीने 5 महीने जैसे आज का है, उस समय जो भी टाइम कैलकुलेशन मेथड होगा उसके हिसाब से एक निश्चित समय के बाद ये पैसा भुगतान किया जाता था। और लास्ट में है जोखिमी, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट the drawer and holder bearers the cost and dry carries no liability। ये जो जोखिमी था ये अलग तरीके का एक था, ये उस गुड्स के अगेंस्ट में दिया जाता था जो ट्रांजिट में होता था। ट्रांजिट का मतलब है जब माल डिलीवर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पानी के जहाज से माल जो है दूसरे देश की तरफ जा रहा है या किसी भी सड़क मार्ग से अगर माल जा रहा है, उस स्थिति में क्या होता था कि अगर रास्ते में कहीं माल खो जाए तो जिस व्यक्ति के पास वो हुंडी है ये नुकसान उसका माना जाता था, ना कि माल भेजने वाले का, यानी जिसने वो हुंडी साइन करी है। दोबारा से कि जब माल ट्रांजिट में, जब माल डिलीवरी में है या रास्ते में अगर माल है तो हुंडी जिसके पास होती थी अगर किसी भी वजह से रास्ते में माल खो जाए, लुट जाए या नष्ट हो जाए, डूब जाए पानी में, उस स्थिति में जो पैसे की जो देनदारी होती थी का नुकसान वो माल जो रिसीव करने वाला है उसका होता था, ना कि माल भेजने वाला का। ठीक है, ये इस तरीके की जोखिमी हुंडी थी। इस तरीके से अगर हम देखें ना तो आज का जो हमारा मॉडर्नाइज सिस्टम है चेक का, ड्राफ्ट का, ये बेसिकली हमारे जो बहुत ट्रेडिशनल या पारंपरिक ये जो हमारा मेथड था भारत का, उसी से लिया गया है या उसी का एक जो है ट्रांसलेटेड फॉर्म है, आज का एक नया फॉर्म है। तो एसडी के क्लासेस में होप कि आपको ऐसी रोचक जानकारी अभी मिलती रहेगी हमारे वीडियोस में। बढ़ रहे हैं आगे। अगला है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति क्या होती है, यानी व्यवसाय किस तरीके से हमें दिखता है। द टर्म बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। देखो जो शब्द है वो एक इंग्लिश शब्द है बिजी। बिजी का मतलब है व्यस्त रहना, एंगेज रहना, ठीक है, उससे मिला हुआ है। इसका मतलब है कि देयरफॉर द बिजनेस मींस बीइंग बिजी, कि व्यवसाय का असली मतलब क्या हो गया कि भाई आप हमेशा व्यस्त रहते हो, बिजी रहते हो, नो टाइम फॉर एनीबॉडी वाली स्थिति है। इन स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in activities related to the purchase, production and or sale of goods and services with a view to earn profit। कुल मिला के अगर हम एक विशेष संदर्भ में बात करें तो बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग नियमित तौर पर या तो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, इस उद्देश्य से कि वो ऐसा करके वो पैसा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। दोबारा से एक हम देखें तो हमें ये समझ में आया बिजनेस वन टाइम टू टाइम वाला नहीं है, बिजनेस है रेगुलरली वाला, नियमित तौर पे चलने वाला। यानी ऐसा काम जो नियमित तौर पे किया जाता है, हमेशा दोहराया जाता है बार बार, इस उद्देश्य से जिसके अंतर्गत या तो वस्तु आप बना रहे हैं या वस्तु को आप बेच रहे हैं या फिर वस्तु को खरीद रहे हैं ताकि आपको उससे लाभ हो, पैसा कमाए, बिजनेस है। कुल मिला के अगर हम कहें तो बिजनेस इज डिफाइंड एज रिपीटेड बाइंग एंड सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट विच इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ वेल्थ। कुल मिला के अगर हम बिजनेस की परिभाषा को देखें तो वो कहता है कि जब आप लगातार खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या किसी वस्तु को बना रहे हैं या किसी सेवा को प्रदान कर रहे हैं यानी दे रहे हैं, इस उद्देश्य से कि आपको ऐसा करने से पैसों का लाभ होगा
और आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी, आप व्यवसाय कहते हैं। दोबारा से, अगर बिजनेस को परिभाषित किया गया है, यानी बिजनेस को डिफाइन किया गया है ये कहते हुए कि जब आप गुड्स और सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, इस एम के साथ कि आप उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कमाएंगे और इस तरीके से आपका जो लाइवलीहुड है, आपका जीवन यापन चलेगा या आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये जो रेगुलरली चलने वाला कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, इसी को बिजनेस कहते हैं। एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर एक फैक्ट्री वाला है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, या एक रिटेल शॉप वाला है जो चीज़ों को बेचता है, या कमीशन एजेंट है जो काम करके अपना क्या लेता है, कमीशन लेता है, आपका काम कराया, अगेंस्ट भी उसने अपने के लिए चार्जेस लिए वो, या कोई ब्रोकर है, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये डेफिनेटली सभी बिजनेस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। नाउ, in every society, people undertake various activities to satisfy their needs. These activities can classified into two. They are economic activities and non-economic activities. देखिए, हर समाज में लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं। हर समाज, जहाँ पे भी हम रहते हैं, हमारे आसपास के लोग, परिवार, ठीक है, तो यह हमारा शहर, या हमारा गांव, या हमारा राज्य, ये कह रहे हैं कि समाज, हर समाज में लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर हम बेसिकली देखें तो दो कैटेगरी में है, या दो वर्गों में बांटा गया है, या दो तरह के होते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसे आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे गैर आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं। दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी और मनीज वर्थ एंड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, हमने कहा ये वो गतिविधियां हैं या ये वो कार्य हैं जो किए जाते हैं इस उद्देश्य से कि या तो पैसा कमाएंगे या पैसे के समान कुछ कमाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई चीज दे रहे हैं, कंपनसेशन कर रहे हैं, रहना खाना, ये सारी चीजें, कि या तो आप पैसा कमा रहे हैं या पैसे के समान ही कोई चीज कमा रहे हैं। ठीक है, और ये इसके अंतर्गत ऐसा करने के लिए या तो आपने वस्तुओं का निर्माण किया है, मैन्युफैक्चर किया है, उत्पादन किया है, या फिर आपने एक्सचेंज ऑफ वेल्थ किया है, यानी चीजों का लेन देन किया है, सेल परचेज किया है। एक्सचेंज वर्ड सेल परचेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी वस्तुओं की बिक्री करी है या खरीद फरोख्त किया है। ठीक है, फिर से कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, हमने कहा वो सारी एक्टिविटीज जिसमें या तो प्रोडक्शन हो रहा है या सेल और परचेज हो रहा है, इस एम से, इस उद्देश्य से कि इसके अगेंस्ट में, ऐसा करने से आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे इन टर्म ऑफ मनी, आप कुछ पैसा कमाएंगे या पैसे के इक्विवेलेंट कुछ कमाएंगे। ठीक है, आप इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। एक एग्जांपल है, जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री चला रहा है, कोई एक अपनी दुकान चलाता है, या कोई खेती बाड़ी कर रहा है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका पर्पस है कि आप इसके अगेंस्ट में क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। ऐसा करने से आपको लाभ होगा, इनाम के रूप में पैसा मिलेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, नेमली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम आगे बढ़े कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी तीन वर्गों में बांटा गया है, तीन तरीके से, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहें तो तीन तरह की होती हैं, बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है, यानी व्यवसाय है, पेशा है, और फाइनली क्या है, नौकरी है। यानी या तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए खुद का कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप कोई धंधा शुरू करते हैं, अपना प्रोफेशन करते हैं, जैसे लॉयर बन गया, मैं टीचर हूँ, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट, आप किसी की नौकरी करते हैं। अब आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या विशेषताएं हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, उत्पादन से संबंधित है। अब इस संपत्ति का निर्माण करने का मतलब होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जरिए आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं इस उम्मीद से कि आप उन्हें बेचकर लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे और अपने लिए पैसा जनरेट करेंगे। तो दोबारा से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इसके जरिए आप या तो
गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो लोग नीडी हैं, जिन्होंने उन गुड और सर्विसेज को यूज़ किया है या परचेज किया है, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे। इस तरीके से आपको लाभ होगा। दीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों की जरूरतों के हिसाब से, आप जो भी गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो उस हिसाब से करते हैं कि लोग उन्हें या तो खरीदेंगे और उपयोग करेंगे, या सेवाएं लोग उसका उपयोग करेंगे और अपने लिए संतुष्टि प्रदान करेंगे, यानी मन को सुख और शांति उन्हें मिलेगी, उसका इस्तेमाल करके उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। कुल मिला के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लोगों की किसके लिए किया जाता है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। दे आर परफॉर्म्ड विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मनी। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन कंसर्न है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो लाभ कमाना ही है। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक एक्टिविटी इस उद्देश्य से की जा रही है कि ऐसा करने से पैसों का लाभ होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, सीधी बात है, इन एक्टिविटीज़ का जो रिवॉर्ड है वो क्या है, प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इट एक्ट एज अ बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। और यही वो एक्टिविटीज़ हैं जिससे किसी भी समाज या किसी भी देश या किसी भी जगह का क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, वो डेवलपिंग बन जाते हैं, ठीक है, समृद्ध होता है कुल मिला के। नॉन इकोनॉमिक, गैर आर्थिक गतिविधियां, ये वो एक्टिविटीज है डेफिनेटली जिससे लोग मन की सुख शांति के लिए करते हैं। हाँ, पैसा कमाना इन एक्टिविटीज को करने का कतई मकसद नहीं होता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर एनी रिवॉर्ड बट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। हम कह रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको किया जा रहा है किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि खुद के मन की सुख, मन के शांति और मन के संतुष्टि के लिए किया जा रहा है। ये वो काम है जिन्हें कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मन की खुशी के लिए, मुझे संतोष मिलता है ऐसा करके, मुझे अच्छा लगता है और मन में भरोसा बनता है, ठीक है, खुशी का एहसास होता है, लेकिन हाँ, इसमें पैसा कमाना उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता। ये वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम हैं। जैसे एक उदाहरण दिया कि एक मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, जब एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं, या एक जो हाउस वाइफ है, एक महिला है, हु कुक्स फूड फॉर द फैमिली, जो अपने बच्चे को, अपने परिवार के लोगों के लिए खाना बना रही हैं, या विजिटिंग टाइमर्स, या जब हम लोग मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, यानी यहाँ पे मन की सुख और शांति के लिए तो काम किया जाता है, खुद की संतुष्टि के लिए तो काम किया जाता है, पर पैसा कमाना जो है उद्देश्य कतई नहीं होता है, ठीक है। एचडी की क्लासेस में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे किताबों को पढ़ते हुए, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे, आते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक। अब बात करते हैं कि आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अंतर क्या है, एक्टिविटीज में अंतर, यानी आर्थिक कार्य और गैर आर्थिक कार्यों में वास्तविकता में अंतर क्या क्या है। तो पहला अंतर है उद्देश्य का, पर्पस का, टू अर्न मनी एंड मनी इज वर्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो पैसा कमाने के लिए या पैसे जैसा कुछ कमाने के लिए किए जाते हैं ताकि आप जीवन यापन कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। जबकि फॉर पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो उद्देश्य है मन की सुख, शांति और संतुष्टि प्राप्त करना है, लाभ कमाना नहीं है, पैसों का लाभ कमाना तो नहीं है। मेजरमेंट, आप कैसे मापते हैं, कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो गेन है, जो लाभ मिलता है हमें, वो पैसों के टर्म में ही आकलन किया जाता है कि कितना लाभ हुआ, कितना पैसा हमने वाकई में जनरेट किया इन इकोनॉमिक एक्टिविटी से। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि कैसे मापन करते हैं या कैसे जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमें कितना गेन हुआ, तो हम उसे मॉनेटरी टर्म में देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक गतिविधियों को पैसों के टर्म में नहीं मेजर किया जा सकता। ये सेटिस्फैक्शन लेवल है जो इंसान खुद से महसूस करता है, वो कितना सेटिस्फाइड है, ऐसे। ना रिवॉर्ड, बेनिफिट क्या है, गेन क्या है, मनी इज द रिवॉर्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिवॉर्ड तो सिंपली पैसा है, जितना ज़्यादा पैसा उतना ही आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं
वो आपको क्या करा रही है, वो आपको ओवरवेल्म अच्छा महसूस कराएंगे, ठीक है। जबकि मेंटल सेटिस्फैक्शन इज रिवॉर्ड, जबकि इससे सिर्फ क्या होता है, अंदरूनी शांति मिलती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके, ठीक है। नेचर की बात करते हैं, रिलेटेड टू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है व्यवसाय, पेशा और नौकरी से जुड़े हुए कार्यों को कहते हैं, यानी वो सारे काम जो या तो बिजनेस है, चाहे वो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या वो एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन सारे कामों को इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाता है। जबकि ये पर्सनल, सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज होते हैं, यानी जब आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ करते हैं, व्यक्तिगत खुशी के लिए कुछ करते हैं, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, मुझे मजा आता है ऐसा करके, या मुझे अच्छा लगता है ऐसा करके जैसी चीजें, या फिर कोई सामाजिक कार्यों के लिए करते हैं, दान करना, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीजें, या रिलीजियस एक्टिविटी, कोई भी धार्मिक कार्य हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैटेगरी में आती हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है इकोनॉमिक गेन एंड लाइवलीहुड, यानी जीवन यापन करना, अपने जीवन को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी जो चीज़ें की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए हम पे पैसा आना चाहिए, और पैसा आने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जीवन यापन करने के लिए और आर्थिक लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं। जबकि पर्सनल हैप्पीनेस, लव एंड सेल्फलेस सर्विसेज, मानव सेवा के उद्देश्य से प्यार या खुद की खुशियां पाने के लिए हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। अंत में उदाहरण दिया हमने कि जैसे आप किसी एक बिजनेस को कर रहे हैं, कोई एक व्यापार कर रहे हैं, या किसी ऑफिस में कोई नौकरी कर रहे हैं, या कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये बिजनेस, ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट के हैं, या ये कहें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है चैरिटी, दान करना हो गया, प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेलना, या घर के काम काजों में मदद करना, ये सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है जो हम घर पे आए दिन करते रहते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की यानी व्यवसाय की विशेषताएं क्या हैं, क्या गुण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कि कोई भी व्यवसाय एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है, बिकॉज इट अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड। क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो किए इसीलिए जाते हैं कि वो अपने लिए कुछ जीवन यापन, कुछ पैसा कमा सके, जरूरत की चीजों को हासिल कर सके ताकि जीवन चल सके, ठीक है, लाभ कमा सके। तो ये कहना कि बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी काम किया जाता है उसका उद्देश्य पैसा कमाना या जीवन यापन हासिल करना होता है। दूसरा है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंतर्गत या तो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उत्पादन किया जाता है, या फिर उन्हें कहीं से इकट्ठा किया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है। In order to offer goods for consumption, they must be either produced or procured by business enterprises. अगर आप वस्तु और सेवाओं को लोगों के इस्तेमाल के लिए, वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए, या तो आप उन चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं, या फिर उन्हें लोगों से इकट्ठा करते हैं, जो उन्हें बना रहे हैं उनसे लाके उन्हें लोगों को प्रदान करते हैं, बेचते हैं, या एक्सचेंज एक्टिविटीज करते हैं। गुड्स में कंसिस्ट कंज्यूमर गुड्स। ये जो वस्तुएं, हम जब गुड्स की बात करें तो ये कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकती हैं, औद्योगिक वस्तुएं हो सकती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं, पूंजी वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे बड़ी मशीन हो गई, उपभोक्ता हो गया, जैसे आइसक्रीम है, ब्रेड है, ठीक है, ब्लेड है, ये लोग अपनी जरूरतों के लिए करते हैं, ये कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बल्क मशीन की बात करते हैं, ट्रक वगैरह की बात करते हैं, रोबोटिक मशीन्स की बात करते हैं, ये सारी क्या है, कैपिटल गुड्स हैं। और ऐसे ही जो हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक गुड्स होते हैं। नाउ अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग ऑफर टू कंज्यूमर्स इन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। कंज्यूमर गुड्स, पेन, सोप, शुगर एटसेट्रा। अच्छा सॉरी, ये कह रहे हैं कि अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज के अंतर्गत ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं कंज्यूमर को, ठीक है,
जो उनके लिए उपयोगी होती हैं, जिन्हें उसकी ज़रूरत होती है। जैसे हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आप रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, आप एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज से हम लोग आते जाते हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं, व्हीकल्स हैं, ऑटो हैं, बसेज हैं। ऐसे ही बैंकिंग सिस्टम या इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें सर्विसेज हैं। और चाहे वो सर्विसेज हो रही हैं, चाहे गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, बेसिकली एम क्या है कि प्रॉफिट जनरेट कर सकें। यानी बिजनेस का एक जो नेचर है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी है। अच्छा, इसमें लास्टली दिया गया है, मैंने बताने की कोशिश भी करी थी कि आखिर भाई कंज्यूमर गुड्स के कुछ एग्जाम्पल बता दें। तो कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल है जैसे पेन, साबुन या चीनी वगैरह, ये कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल है। जब हम इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करते हैं तो जैसे स्टील बनता है, सीमेंट बनता है, ये क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स है। जबकि कैपिटल गुड्स में आते हैं मशीनरी और फर्नीचर वगैरह। ये कुछ उदाहरण है, और भी बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये स्लाइड कंप्लीट हुई, बढ़ते हैं आगे। नहीं, थर्ड पॉइंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट था सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, बिजनेस के अंदर ये बात तो तय है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर सर्विसेज की बात करें, या परमानेंट ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है अगर गुड्स की बात करें। यानी सीधी बात है कि जो चीज़ें ऑफर की जा रही हैं प्रोड्यूसर के द्वारा टू द कंज्यूमर, वो चाहता है कि कंज्यूमर उसके अगेंस्ट में क्या दे, पेमेंट करे इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो गुड्स को रिसीव करे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। शुरू करते हैं। देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि वस्तु और सेवाओं की खरीद फरोख्त हो ग्राहकों के बीच में और विक्रेता के बीच में, यानी सेलर और बायर के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना कंपलसरी या मैंडेटरी सिचुएशन है। एक ऐसी परिस्थिति जहां पे ग्राहक या बायर जो है माल खरीद रहा है, जिसके अगेंस्ट में वो पेमेंट भुगतान कर रहा है, किसको, सेलर को। और सेलर क्या डिलीवर कर रहा है, या तो गुड सर्विस, या तो गुड कर रहा है, या वो सर्विस को डिलीवर कर रहा है बायर को। नाउ इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर पर्सनल यूज इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। हाँ, अगर कोई गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, तो आप इसे बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट में एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। घर में जैसे हम अपने लिए खुद बना लेते, एक कप चाय बना ली मैंने अपने लिए, तो अगर मैंने चाय बनाई खुद के पीने के लिए, तो मैंने क्या नहीं किया, मैंने बिजनेस थोड़ी नहीं किया, मैंने प्रोड्यूस किया, उसको खुद ही कंज्यूम कर लिया। तो ये क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है। कुल मिला के अगर एक एग्जाम्पल देखें कि कुकिंग फूड फॉर द फैमिली इज नॉट अ बिजनेस, बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर्स इन अ रेस्टोरेंट इज अ बिजनेस। ये बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है कि जब हम घर में खाना बनाते हैं अपने परिवार वाले लोगों के लिए, घर में आए मेहमानों के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। पर अगर यहीं पे एक रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है और उसे बेचा जाता है अपने कस्टमर्स को, तो ऐसा करके आप बिजनेस कर रहे होते हैं दोबारा से। अगर हम घर में 4 मेहमान आए हैं और उन मेहमानों को हमने खाना खिलाया, तो मेहमानों से उसके अगेंस्ट में हमने कुछ पैसा थोड़ी ना लिया, तो इसलिए हमने क्या नहीं किया, बिजनेस नहीं किया। पर अगर यही मेहमान किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं और हम जो रेस्टोरेंट वाले को बिल पे करेंगे, यानी वो जो गेस्ट हैं, वो मेहमान जो है, अगर वो रेस्टोरेंट वाले को बिल को करेंगे, तो रेस्टोरेंट वाले ने जो खाना बनाया उसने किस लिए बनाया, कि वो खाना बेचे अपने कस्टमर्स को। तो इस तरीके से रेस्टोरेंट वाला क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। नाउ फोर्थ पॉइंट था रेगुलर डीलिंग। देखो, वन टाइम नहीं है, ये नियमित या कॉन्टिग्यूअस प्रोसेस है, रिपीटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, रिपीटेड प्रोसेस होता है बिजनेस, कि एक बार कर दिया, फिर दोबारा किया, फिर 3 बार, फिर बार बार किया, तो बार बार किए जाने वाली एक्टिविटी। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस के अंतर्गत नियमित तौर पर यानी रिपीटेड वे में कामों को किया जाता है, दोहराया जाता है। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस। अगर आप सिर्फ एक ही बार ऐसा कर रहे हैं, कोई गुड या सर्विसेज खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो वो क्या नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज सेलिंग ओल्ड कार इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। यानी अगर मेरी कोई कार है पुरानी और मैं उसे किसी को बेच रहा हूँ, तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा। ऐसे समझते हैं कि हमारे घर में बहुत सारा अखबार आता है और हम क्या करते हैं, हर महीने 2 महीने 3 महीने में उसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो जब मैं कह लेता हूँ हम की जगह, कि जब मैंने अपनी जो पुरानी रद्दी या अखबार है, कूड़ा, अगर मैंने उसे कबाड़ी वाले को बेचा और उसके अगेंस्ट में उसने मुझे पैसा दिया, तो मैंने बिजनेस नहीं किया कबाड़ी वाले से। हाँ,
कबाड़ी वाले ने बिजनेस किया क्योंकि वो ऐसा रेगुलर बेसिस पे लोगों के साथ करता है कि वो रेगुलरली लोगों के यहाँ से न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह को परचेज करता है। तो कबाड़ी वाला तो बिजनेस कर रहा था, पर मैं एज अ हाउस होल्ड बिजनेस नहीं कर रहा था। तो बिजनेस का एक जो बहुत बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? रेगुलरिटी, निरंतर किया जाने वाली एक प्रक्रिया है, बार बार दोहराई जाने वाली ये एक्टिविटीज है। नाउ अर्निंग प्रॉफिट, जो मोटिव होता है बिजनेस का वो पैसा कमाना या पैसे के इक्विवेलेंट कमाना या वेल्थ या संपत्ति को बढ़ाना होता है। इट इज मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का सबसे प्रमुख उद्देश्य तो लाभ कमाना है। So that the businessman should take all efforts to increase the profit by increasing sales volume or reducing the cost of production। और ऐसा करने के लिए जब भी कोई एक बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो अपने सेल वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता है, यानी अपने माल की जो बिक्री है उसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, या फिर जो माल की जो लागत है, कॉस्ट है, जो खर्च आ रहा है उसको कम करने की कोशिश करता है ताकि क्या हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जनरेट कर सके। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, देखो बिजनेस में अनिश्चितता है क्योंकि आपने माल बनाया, सारा माल बिका या सारा माल नहीं बिका, हो सकता है माल खराब हो गया, वेस्टेजेस हो सकते हैं, हो सकता है कि उसकी उतनी डिमांड नहीं है जितना आपने एक्सपेक्ट किया। कई चीज़ें हैं जो फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस होने के बाद होता है। तो बिजनेस में जो अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क रिटर्न है कि लाभ होगा ही होगा, ये अनिश्चित है, आप श्योर नहीं हो सकते कभी भी। नो बिजनेस कैन प्रिडिक्ट्स इट्स फ्यूचर प्रॉफिट एज इट इज अनसर्टेन। सीधी बात है कि कोई भी जो व्यवसाय है अपने भविष्य में होने वाले लाभ का अंदाजा या पूर्वानुमान नहीं लगा सकता क्योंकि भविष्य हमेशा ही अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है। ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग इनकर्ड, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हो सकता है कि आपने जितना प्रोड्यूस किया उतना सारा बिका नहीं और कई बार नुकसान भी हो जाता है, यानी फ्यूचर जो है बिजनेस में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। एक फीचर है उसका भी, एलिमेंट ऑफ रिस्क, वही जोखिम है हमेशा ही। एवरी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क ड्यू टू द वेरियस रीजंस लाइक चेंज इन फैशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंक्रीजिंग कंपटीशन, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज एक्सेट्रा। देखिए हर बिजनेस में जोखिम है, ठीक है। जैसे जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है कि अब उसका डिमांड नहीं रह गया, आउटडेटेड हो गया, अब लोग उसे पसंद नहीं करते। हो ये भी सकता है कि कोई तकनीकी बदलाव आ जाए और आपका जो प्रोडक्ट है नो मोर यूज़ में आ जाए। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी पहले हुआ करता था, या डेस्कटॉप वर्जन जो पहले हैवी बल्कि डेस्कटॉप वर्जन आते थे कंप्यूटर के, अब वो आउट ऑफ फैशन हो गए, ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। इस तरीके से जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कई बार जो बिजनेस है कंपटीशन में जो छोटे बिजनेसमैन हैं बेसिकली वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते। ऐसे ही आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे खेती बाड़ी होती है, बाढ़ आ गया, तो क्या आग लग गई, नुकसान हो गया। तो इस तरीके से कई सारे जो रिस्क हैं एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, यानी एलिमेंट ऑफ रिस्क, जोखिम बना रहता है व्यवसाय में ना। एक कंपैरिजन पढ़ते हैं, तुलना करते हैं कि आखिर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है, यानी व्यवसाय, पेशा और नौकरी में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि इनको कैसे निर्मित किया जाता है। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड लीगल फॉर्मेलिटी, बिजनेस को बनाने के लिए जो उद्यमी है, एक व्यक्ति है, वो निर्णय लेता है और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करता है, यानी जो भी नेशंस लॉ है वो उसको फुलफिल करता है, रजिस्ट्रेशन कराना जैसा है, कुछ फीस वगैरह पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें। दूसरा है प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। हमेशा जब भी कोई प्रोफेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे लॉ हो गया, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो लॉयर या डॉक्टर ये दोनों क्या करते हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं ये उनमें अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यानी एक पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करते हैं, उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, और जब उसे क्लियर कर लेते हैं तो वो अपना क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो उस प्रोफेशन को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी उन्हें जब अनुमति मिल जाती है। तो प्रोफेशन के लिए क्या ज़रूरत है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक प्रोफेशनल बॉडी के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड होंगे, तभी केवल आप प्रोफेशन कर सकते हैं, यानी आप अपना पेशा कर सकते हैं। वकालत हो गया या डॉक्टर हो गए, ये पेशे हैं।
एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है नौकरी। नौकरी का मतलब है किसी व्यक्ति को आपने सर्विसेज दी उसके बिजनेस में और उसके अगेंस्ट में उसने आपको क्या किया, भुगतान किया, वेजिस या किसकी फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, ये एक अनुबंध है। कैसा है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तब एम्प्लॉयमेंट हो पाता है। नेचर ऑफ वर्क, प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस के अंतर्गत आप वस्तु और सेवाएं लोगों के लिए बनाते हैं या उन्हें देते हैं। ठीक है, कहीं और से खरीद के लाए तब भी दे दिया। ठीक है, जबकि रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट सर्विसेज, प्रोफेशन के अंतर्गत आप व्यक्तिगत तौर पर और आप उस क्षेत्र के क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। यानी जब तक आप के पास पूरी जानकारी नहीं होती तब तक आप प्रोफेशन नहीं कर सकते, या ये कहें कि प्रोफेशन में आप एक पर्सनलाइज और एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट में जो काम करते हैं या जो अमाउंट मिलता है वो अनुबंध के हिसाब से या दो लोगों के बीच में जो सहमति बनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके आधार पर ही भुगतान मिलता है या काम किया जाता है, जो भी काम होगा। क्वालिफिकेशन, शिक्षा की बात करें, बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति भी व्यवसाय कर सकता है और एक बहुत शिक्षित व्यक्ति भी व्यवसाय कर सकता है। तो फॉर अ बिजनेस देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। लेकिन हाँ, प्रोफेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड जो क्वालिफिकेशन है बाय द प्रोफेशनल बॉडी, जो स्टेटरी बॉडी या प्रोफेशनल बॉडी है उसके द्वारा जो तय किया गया एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, जो ट्रेनिंग पीरियड है, जो अप्रेंटिसशिप पीरियड है, वो फुलफिल करना जरूरी है और एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। तो कुल मिला के प्रोफेशन तो एक प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया, जो तय किया गया टर्म एंड कंडीशन है एजुकेशनल क्वालिटीज़ की, उसको पूरा करना जरूरी है। बिजनेस करने के लिए कोई ऐसे नहीं है, ऐसे ही प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो है, जो रोजगार दाता है या जो रोजगार देता है, वो बताएगा कि एम्प्लॉयमेंट नौकरी में क्या शर्तें हैं, यानी एजुकेशन चाहिए या अनपढ़ों से भी काम चल जाएगा, ये डिपेंड करेगा। तो ये एम्प्लॉयर तय करता है जो नौकरी देता है कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है या रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ रिवार्ड और रिटर्न, देखो बिजनेस में मिलता है लाभ, प्रॉफिट, लॉस होने की भी संभावना होती है। प्रोफेशन में मिलती है फीस या चार्जेस। ठीक है, आप फीस लेते हैं, शुल्क लेते हैं या चार्जेस, चार्जेस यानी शुल्क लेते हैं या फीस लेते हैं। जबकि इसमें जो है आपको तनख्वाह मिलती है या भत्ता मिलता है, यानी सैलरी और वेजेस मिलता है एम्प्लॉयमेंट में। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है, जबकि प्रोफेशन के लिए लिमिटेड, एक सीमित पैसे की जरूरत है। आपको पहले से पता होता है कि एक पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए या उस एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए कुल कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, लगा सकते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के साइज और वॉल्यूम पे कि कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो अनलिमिटेड है। जबकि एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कोई भी कैपिटल नहीं लगता, सिर्फ ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो एम्प्लॉई होता है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। हाँ, हित, आपके व्यवसाय का जो लाभ है वो दूसरे को जा सकता है या नहीं जा सकता, जवाब है हाँ, बिजनेस में तो जाता ही है। जब हम कोई काम करते हैं तो इससे जो होने वाला फायदा गुड्स और सर्विसेज है वो लोगों की जरूरतों को भी पूरा करता है, सिर्फ मेरी ही नहीं। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रोफेशन मैं करता हूँ उसे हम लोगों को सुख सुविधा तो दे सकते हैं, यानी एक बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर जो होता है अपने एंटरप्राइज को दूसरे के नाम पे दे सकता है, पर प्रोफेशनल पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। एक लॉयर दूसरे को लॉयर नहीं कह सकता कि चलो मैं लॉयर छोड़ रहा हूँ और आप हो आपसे लॉयर, ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर दूसरे को नहीं, वो स्टेट्यूटरी बॉडी ही डिसाइड करेगी कि कौन डॉक्टर होगा कौन लॉयर होगा, तो इसे तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट जो है नॉट पॉसिबल, एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है। आप या तो काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, देखो बिजनेस के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल और प्रोसीजर नहीं है। हाँ, लॉज हैं, आपको फॉलो करना पड़ता है, कंपनी लॉज हैं, एक्ट है, ये अलग अलग चीज़ें, पर बिजनेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हैं, डू एंड डोंट्स बनाए गए हैं। ठीक है, प्रिस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल बॉडी, और इसको कौन तय करता है, स्टेट्यूटरी बॉडी, जो उस प्रोफेशन को कंट्रोल करती है पर्टिकुलर देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी देश के संविधान के आधार पर
जो कानून बनाया गया है उस कानून का पालन प्रोफेशन के दौरान उस देश के अंतर्गत करवाया जाता है, ठीक है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में जो है लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, ये जो नौकरी देने वाला नौकरी दाता है वो तय करेगा कि एम्प्लॉयमेंट की क्या शर्तें हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जब आप कोई शॉप कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो आप बेसिकली बिजनेस कर रहे होते हैं, जबकि कोई सीए है, कोई लीगल एक कानूनी वकील की बात कर रहे थे, कोई वकील है या कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ये सारे लोग क्या है प्रोफेशन कर रहे हैं। नौकरी की बात करें तो जब आप बैंकों में, इंश्योरेंस सेक्टर में या सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो डेफिनेट नौकरी है। कुल मिला के आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप हमारे चैनल एसडी के क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी बताएं। 11th क्लास की बिजनेस जल्दी खत्म हो जाएगी, अब शुरू कर दिए तो खत्म भी करके मानेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।